नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों का रुख करेंगे, उससे पर नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। कुंभ 2021 को लेकर हो रहा इंतजार खत्म। 1 मार्च से 30 अप्रैल तक होगा कुंभ का आयोजन। बगैर अनुमति नहीं चलेगी ट्रेन और बस तैयारियों में जुटा प्रशासन। केंद्र सरकार की रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स योजना प्रदेश में लागू। 7 शहरों में सस्ती दरों पर मिलेंगे किराए के मकान। निकाय लेंगे अंतिम फैसला। महिला के उत्पीड़न के मामले में आयोग ने दिए जांच के निर्देश। देहरादून में एक महिला का पति द्वारा किया जा रहा था शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न। राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद अस्पताल आशाराम की तबीयत अचानक बिगड़ी। आशाराम को महात्मा गांधी अस्पताल में इमरजेंसी में कराया गया है भर्ती। एम्स ऋषिकेश में मुरादाबाद की किशोरी की हार्ट की सफल सर्जरी। सीटीवीएस विभाग के चिकित्सकों ने मुरादाबाद की निवासी किशोर की सफल सर्जरी। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में 4 दिनों में लगातार हो रहा हिमपात। मुंशियारी मिलम सड़क पर काम रुका हुआ। निचले इलाके में सामान्य रहा मौसम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत कर रहे हैं घोषणा की समीक्षा। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत घोषणाओं की कर रहे हैं समीक्षा। अल्मोड़ा और नैनीताल की घोषणाओं की हो रही है समीक्षा। सचिवालय में चल रही है सीएम की समीक्षा बैठक। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत घोषणाओं की समीक्षा कर रहे हैं। बड़ी खबर बता रहा है आपको, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत कर रहे हैं समीक्षा बैठक। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत घोषणाओं की कर रहे हैं समीक्षा। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां सचिवालय में चल रही है सीएम की घोषणाओं पर समीक्षा बैठक। बड़ी खबर आपको हरिद्वार से बता रहे, केवल 1 महीने का होगा कुंभ मेला। समय कम होने से संतों में बढ़ रहा है आक्रोश। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने की है पुष्टि। समय कम होने से संतों में बढ़ सकता है आक्रोश। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने की है पुष्टि। पहले ही जारी हो चुकी है कुंभ की एसओपी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हरिद्वार से, केवल 1 महीने का होगा हरिद्वार कुंभ। समय कम होने से संतों में बढ़ सकता है आक्रोश। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने की है पुष्टि। बड़ी खबर आपको राजधानी देहरादून से बता रहे हैं, त्रिवेंद्र कैबिनेट की अहम बैठक आज। सचिवालय में शाम 4 बजे शुरू होगी बैठक। 1 दर्जन से अधिक प्रस्ताव रखे जा सकते हैं। कुंभ अवधि कम करने आदि पर लग सकती है मोहर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से। 1 दर्जन से अधिक प्रस्ताव रखे जा सकते हैं। कुंभ अवधि कम करने के आदि पर लग सकती है मोहर। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, 1 दर्जन से अधिक प्रस्ताव रखे जा सकते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता देहरादून से अशोक कुमार जुड़े। अशोक, सचिवालय में शाम 4 बजे शुरू होगी बैठक आज सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की। बिल्कुल विशाल, आपको बता दूं, आज शाम को 4 बजे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होने जा रही है और इस बैठक में तमाम जो कैबिनेट मंत्री है वो मौजूद रहेंगे। और साथ ही साथ ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण बताई जा रही है क्योंकि आगामी 1 मार्च से गैरसैंण में बजट सत्र होने जा रहा है। जो आप जैसा कि हम जानकारी जो है कि 1 मार्च से लेकर 10 मार्च तक जो बजट यहाँ गैरसैंण में बजट होगा, इसलिए इस बैठक को महत्वपूर्ण बजट के अनुसार देखा जा रहा है क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो कई विभागों को लेकर भी
इस बैठक में चर्चा हो सकती है, जिस पर कैबिनेट की मोहर लग सकती है। बात की जाए तो महिला एवं बाल विकास जो विभाग है, साथ ही साथ गृह विभाग और वहीं दूसरी और स्वास्थ्य विभाग सहित कई विभाग ऐसे हैं जिसको लेकर आज भी इस बैठक पे चर्चा हो सकती है। तो कहीं ना कहीं इस बैठक को महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। साथ ही साथ जो एक महत्वपूर्ण जो चीज है वो ये है कि राज्यपाल की जो अभिभाषण है उसको लेकर भी उस पर भी कहीं ना कहीं मोहर लग सकती है। तो कहीं ना कहीं जो बैठक है ये आज की महत्वपूर्ण बताई जा रही है। लेकिन बात करें अगर हम बजट की, जो कि आगे आगामी 1 मार्च से 10 मार्च तक होना है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, उसको लेकर लगातार मॉनिटरिंग पहले भी की जा रही है, क्योंकि इस बजट को लेकर जो देहरादून, जो उत्तराखंड के जो वासी हैं, उनको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। इसलिए इस आज की जो बैठक है वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण बताई जा रही है। जी विशाल। अशोक, अगर बात की जाए महंगाई की तो उत्तराखंड में महंगाई कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत कम हो, वहां पर भी महंगाई बहुत ज्यादा है। क्या इस बैठक में महंगाई पर भी चर्चा होगी? बिल्कुल विशाल, ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बैठक में महंगाई पर चर्चा नहीं हो सकती। लगातार महंगाई जिस तरह से बढ़ती जा रही है, जिस तरह से, और कहीं ना कहीं बात करी जाए विपक्ष की, तो विपक्ष भी कहीं ना कहीं लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर हमलावर यहाँ पर हो रहा है। लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई की। और वहीं अगर गैस सिलेंडर की बात करें तो हाल ही में 50 रुपए भी गैस सिलेंडर पर बढ़े हैं, तो जिसको लेकर विपक्ष में काफी आक्रोश है। और कहीं ना कहीं लगातार जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार का पुतला फूंकने का भी सिलसिला लगातार जारी है। अगर बात करी जाए कांग्रेस की, तो अभी हाल ही में कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार का पुतला फूंका, और आज जिसके बाद आज खुद जो देहरादून में समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं मोहम्मद नासिर, वो इनकी अध्यक्षता में भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार का पुतला फूंका जाएगा। तो कह सकते हैं इस बैठक में महंगाई को लेकर भी चर्चा हो सकती है। विशाल। अशोक, सबसे बड़ी बात की जो कुंभ होना है 2021 कुंभ, उसको लेकर तमाम तैयारी की जा रही थी, लेकिन अब बताया जा रहा है, जिससे मुख्य सचिव ने जो पुष्टि की है कि वो 1 महीने का कुंभ होगा, उसको लेकर संतों में आक्रोश बना हुआ है कि अवधि क्यों कम की गई है, पूरी अवधि में कुंभ को कराना चाहिए। उसको लेकर भी आज चर्चा होनी है कि अवधि कितनी रहेगी। पहले आपको यहाँ पर ये बता दूं कि कुंभ को लेकर लगातार जितनी भी अब तक के कैबिनेट बैठकें हुई है, लगातार उसमें कुंभ को लेकर स्पेशली तौर पर आदेश जारी किए जा रहे हैं। लगातार सरकार द्वारा और जो भी गाइडलाइंस तैयार की जा रही है, सरकार द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। कुंभ आगे होना है, उसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष भी में भी आक्रोश है, साथ ही साथ संतों में भी कहीं ना कहीं इसका आक्रोश देखा जा रहा है। मुख्य सचिव द्वारा हाल ही में जो 1 महीने की गाइडलाइन जारी की गई है कि 1 महीने से ज्यादा का महाकुंभ नहीं होगा, तो इसको लेकर संतों में भी काफी आक्रोश है। वहीं विपक्ष का भी इस पर कहना है कि जो संतों की आस्था के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें जैसे कि कोरोना को लेकर, तो एक बात ये भी है कि सरकार को उस चीज को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि काफी बड़ी संख्या में जो स्नान होना है, बहुत ही बड़ी संख्या में वहां पर जो है लोग आएंगे, तो उसको लेकर भी सरकार द्वारा लगातार मॉनिटरिंग करनी, सरकार द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी, क्योंकि किसी भी तरह की लापरवाही ना बरती जाए और जिस तरह से जो संक्रमण है वो कहीं ना कहीं बढ़ ना जाए। क्योंकि अगर हम मौजूदा समय के हालात की बात करें तो हालात इस समय नियंत्रण में है, लेकिन अगर इसमें थोड़ी भी लापरवाही अगर यहाँ पर बरती गई तो कहीं ना कहीं इसके अंजाम बहुत गलत साबित हो सकते हैं, जिसको लेकर लगातार सरकार द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है। विशाल। बिल्कुल मॉनिटरिंग की जा रही है। अगर बात की जाए, संतों में आक्रोश है कि इतना कम अवधि का कुंभ नहीं होता है। महाकुंभ की जो डेट थी, जो पहले में सुनियोजित बातें हुई थी, उनमें अवधि का कहीं जिक्र नहीं था। अशोक, जो त्रिवेंद्र सिंह रावत से लगातार उनकी बातचीत हो रही थी, जब बात की जाए अगर संतों की, तब वहां पर अवधि का जिक्र नहीं था। लेकिन जिस तरह से कोरोना, टीकाकरण सब कुछ हो गया, अगर बात की जाए बॉर्डरों पर लगातार चेकिंग हो रही, उसके बाद कुंभ की अवधि को कम करना, उसकी वजह से शायद संत आक्रोश में है। बिल्कुल विशाल, आपने बिल्कुल सही कही है, सही बात कही है, क्योंकि जो पहले ये बातें नहीं आई थी सामने कि जो अवधि है उसको कम किया जाएगा, लेकिन अब अवधि को सिर्फ 1 महीने का कर दिया गया है। लेकिन अगर हम वहीं दूसरी ओर देखें तो अभी यहाँ पर बात करें तो कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। वैक्सीन अगर आ गई है तो वैक्सीन की 1 डोज लग चुकी है, दूसरी डोज अभी लगनी बाकी है। तो कहीं ना कहीं जो है अभी भी लगातार जो सिलसिला है वैक्सीन का वो लगातार जारी है। और मौजूदा समय की हालात बात करें तो जैसे मैं आपको लगातार बताता आ रहा हूँ कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, तो जिसके चलते सरकार द्वारा यही मॉनिटरिंग की जा रही है कि लापरवाही को बिल्कुल लापरवाही ना बरती जाए। और लगातार जो खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और जो मुख्य सचिव हैं उनके द्वारा लगातार जो गाइडलाइंस जारी करी जा रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो लोगों की भलाई के लिए ही है, ताकि किसी भी तरह का जो संक्रमण है वो ज्यादा ना बढ़ सके। क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि महाकुंभ है ये, और महाकुंभ में बड़ी संख्या में जो है श्रद्धालु आएंगे, लोग आएंगे, संत आएंगे। हालांकि संतों का भी जो आक्रोश है वो कहीं ना कहीं अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन अगर ये बात की जाए
यहाँ पर इसका लापरवाही बरतने की और संक्रमण ना फैले उसको लेकर अगर यहाँ पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सरकार द्वारा और जो प्रशासन द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। जी विशाल। बिल्कुल, ये बात होगी। तुम की अगर बात की जाए अशोक की, जो आपदा आई थी चमोली आपदा की अगर बात करें, वहां पर विकास कार्यों को लोगों ने अब तक का जिम्मेदार विकास कार्यों को ही माना है कि जिस तरह से वहाँ विकास कार्य हो रहे थे, जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ होती, क्या इस पे कोई एक बैठक में जब ये बात उठेगी कि थोड़ा विकास कार्यों से हटकर हमें थोड़ा वहाँ पर भी ग्रीन बेल्ट बनानी चाहिए, थोड़ा पेड़ पौधों को नुकसान कम पहुंचाए, इनसे हमारे ग्लेशियर टूटे नहीं, ग्लेशियर फटे नहीं, क्या इन सब पे भी चर्चा हो सकती है? बिल्कुल विशाल, देखिए विकास कार्यों की अगर मैं बात करूं तो 15 फरवरी से प्रस्तावित पहले ही हो चुका है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 3 जिलों के विकास कार्यों की विधानसभाओं में जो घोषणाएं करी हैं, अब तक उनकी समीक्षा कर चुके हैं। 2 की समीक्षा अभी चल रही है। हाल ही फिलहाल में अल्मोड़ा और नैनीताल की जिलों की समीक्षा अभी खुद कर रहे हैं मुख्यमंत्री सिंह रावत। तो लगातार सरकार द्वारा इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है, विकास कार्य को लेकर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो विकास कार्यों को लेकर जो समीक्षा बैठक इस समय जो अभी चल रही है, सुबह 10 बजे सचिवालय में जो समीक्षा बैठक ये शुरू हो चुकी थी, वो आगे 18 फरवरी और 19 फरवरी को भी जारी रहेगी, जिसमें 2 अलग अलग जिलों की समीक्षा खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत करेंगे। हालांकि हरिद्वार और उधम सिंह नगर की इसमें समीक्षा नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर ये साफ तौर पर कह सकते हैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सभी अधिकारियों के साथ बैठकर पूरे अलर्ट मोड पर है और लगातार इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। इस बैठक में अब मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव और जो सूचना सचिव है वो इसमें मौजूद है। तो साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि सरकार लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, अलर्ट मोड पर है, तो कहीं ना कहीं किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जा रही है। जी विशाल। अशोक, 1 दर्जन प्रस्ताव हैं जिन पर मोहर लग सकती है। अपने दर्शकों को आपके माध्यम से वो 1 दर्जन जो प्रस्ताव हैं उनको भी जानना चाहेंगे, उनमें से जो मेन प्रस्ताव हैं कि वो क्या प्रस्ताव हैं जो जनता हित के हैं, जिन पर आज मोहर लग सकती है? बिल्कुल विशाल, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जो 1 दर्जन प्रस्ताव पर मोहर लगनी है उसमें से महिला एवं बाल विकास है, गृह विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, इस समेत कहीं और विभाग ऐसे हैं जिसमें आज की इस कैबिनेट में मोहर लग सकती है, तो कह सकते हैं। और साथ ही साथ जो एक महत्वपूर्ण मैंने आपको बताया कि राज्यपाल के अभिभाषण पर भी इस कैबिनेट की बैठक में आज मोहर लग सकती है। तो लगातार जो आज 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव हैं, ये तो बैठक के बाद ही साफ हो पाएगा कि किन किन और विभागों पर जो है आज कैबिनेट की मोहर लगी है। जी विशाल। बिल्कुल मोहर लग सकती है। कहीं ना कहीं इस बैठक का सबसे महत्व जो महत्व और गर्म मुद्दा जो होगा वो आपदा होगा, कि आपदा और विकास में कैसे डिफरेंस किया जाए, आपदा को रोका कैसे जाए और विकास को उसकी गति में कैसे चलाया जाए। क्योंकि जिस हिसाब से आपदा चमोली की हुई है, तपोवन जो टनल था उसमें अभी भी लोग फंसे हुए हैं, लगभग 160 लोगों अभी भी वहां पर फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। जितने लोग निकले हैं अभी सबके सभी बाहर निकले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज जब कैबिनेट बैठक होगी, त्रिवेंद्र सिंह रावत जब बैठक करेंगे सीएम महोदय, तो कहीं ना कहीं इस पर भी ध्यान देंगे कि विकास और आपदा इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको बाकायदा मेंटेन किया जाए, और जो ग्लेशियर जो टूटने फटने या कुछ और हानि होने लगे उन्हें कैसे मेंटेन किया जाए, उन्हें उनका कैसे रखरखाव किया जाए। अशोक। बिल्कुल विशाल, आपको बता दूं कि इस समय जो विकास कार्य हैं वो एक महत्वपूर्ण यहाँ पर मुद्दा है, क्योंकि जैसे हाल ही में चमोली के जोशीमठ में जिस तरह से आपदा आई है और लगातार वहां पर रेस्क्यू अभियान अभी तक चलाया जा रहा है और लगातार जो शवों का जो सिलसिला है वो अब बढ़ता जा रहा है, तो लगातार कह सकते हैं कि विकास कार्यों को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा आज की इस बैठक में हो सकती है। क्योंकि आपदा आई है और जिसको लेकर जिसके बाद से विपक्ष भी कहीं ना कहीं यहाँ पर हमलावर हो चुका है। विपक्ष का जैसे कि हम बात करें, साफ तौर पर कहना था कि वहां पर एक अलार्म सिस्टम ऑलरेडी होना चाहिए, जिस तरह से आपदा आई उसको लेकर पहले से एक वहां पर विसिल हो जाना चाहिए, ताकि वो जो वहाँ के स्थानीय निवासी है वो कहीं ना कहीं वहां पर अलर्ट हो सके और जो वहां पर काम कर रहे हैं मजदूर वो अपनी जान बचा सके। तो विकास कार्य एक यहाँ पर एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा, जिसको लेकर सरकार द्वारा कोई ना कोई, ये कह सकते हैं कि जरूर इसको लेकर कोई ना कोई ठोस कदम उठाएगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या सरकार द्वारा जो ठोस कदम उठाएंगे वो कितने सफल साबित होते हैं। जी विशाल। बिल्कुल, जैसे कि ये जो टनल पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, हमारी टीम भी वहां पर थी, उन्होंने जब बताया कि वहां के तो लोग काफ़ी खुश थे और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें बता रहे थे कि नई सरकार जो काम कर रही, लेकिन विपक्ष एक कदम नहीं कहीं चूक रहा था, वो चाहे हरीश रावत हो, वो चाहे प्रीतम सिंह हो, वो या इंदिरा हृदयेश हो या कोई भी हो, वो 1% नहीं चूक रहा था सरकार को कोसते हुए। और आपने तो यहाँ तक आरोप लगा दिया कि जिस टनल में आप गए हैं वो अलग गलत तरीके से आप उस टनल में गए हैं, दूसरी तरफ जाना चाहिए था, वहाँ से हम लोगों को आसानी से निकाल सकते थे। ऐसे तमाम आरोप भी लगाए गए हैं। तो इनमें भी कहीं ना कहीं एक पूरी रिपोर्ट जो
जनता के सामने पेश करनी चाहिए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के मंत्रालय को कि भैया ये देखिए रिपोर्ट है, सही तरीके से सब कुछ कर रहे थे। एक कैबिनेट बैठक में जब मंत्रियों के साथ होंगे तो इस पर भी चर्चा होगी। बिल्कुल विशाल, आपको बता दूं कि जिस तरह से आपने अभी बताया है कि जैसे कि विपक्ष अगर हमलावर हो रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें जो टीम की जो वहाँ पे टीमें तैनात थी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ जैसे टीम वहाँ पे, आईटीबीपी की टीम तैनात थी, नेवी की टीम भी वहाँ पर तैनात थी, तो काफी तमाम जो बल है वहाँ पर जो तैनात थे उनके द्वारा लगातार रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा था। लेकिन अगर हम बात करें एक रेस्क्यू अभियान की, तो ये लगातार उनके द्वारा जिस तरह से चलाया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। हालांकि विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा था, विपक्ष का साफ तौर पर कहना था कि वहां पर जो मशीनें हैं वो पुरानी टेक्नोलॉजी की मशीनें हैं, उन मशीनों द्वारा वहां पर काम किया जा रहा है। लेकिन अगर बात की जाए तो लगातार वहां पर मॉनिटरिंग सरकार द्वारा की जा रही थी, जिसके चलते कहीं ना कहीं सेना के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई थी। जिसके बाद से खुद मुख्यमंत्री जब जिस दिन बात करें रविवार की तकरीबन सुबह 9:30 बजे जब ये आपदा आई, उसके 2 घंटे बाद ही खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत वहां पर पहुंचे और हालातों का जायजा लिया, जिसके बाद उन्होंने आदेश जारी कर दिए गए। और उसके बाद वहां पर जिस तरह से पुल टूटने के चलते संपर्क टूट गया, जिप लाइन वहां पर बिछाई गई, तो लगातार खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी इसकी दिन पे दिन इसकी वहां का जायजा लेते रहे। और जो सचिव हैं और बाकी जो अधिकारी हैं इनसे जुड़े, उन सभी को कड़े निर्देश दिए गए और किसी भी तरह की लापरवाही ना बरती जाए इसकी हिदायत भी दी। तो कोई भी यहाँ पर साफ तौर पर कह सकते हैं विपक्ष भले ही हमलावर हो रहा हो, लेकिन सरकार द्वारा लगातार वहां पर मॉनिटरिंग की जा रही। जी विशाल, बिल्कुल लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी। और ये भी एक देखने वाली बात है कि जिस तरह से सरकार मॉनिटरिंग कर रही है और विपक्ष इस समय, मुझे तो नहीं लगता राजनीति करनी चाहिए, आपको ये बताना चाहिए कि भाई ये गलत कर रहे हैं, आप ऐसा नहीं होना चाहिए। आप मदद नहीं कर सकते तो उस काम को रोके मत। आप बता रहे हैं कि जेसीबी हीट हो जा रही है, चल नहीं रही है, जबकि हमारे ग्राउंड जीरो पे जब हमारे संवाददाता पहुंचते हैं वहां पर तो वो कुछ और ही चीज़ बयां करते हैं, वहां के लोग और ही चीज़ बयां करते हैं। तो कहीं ना कहीं विपक्ष पूरी तरह से फेल हुआ है और उसको इस आपदा में अवसर का जो नारा है वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए कर रहा था। बिल्कुल विशाल, ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि ऐसे विषयों पर, ऐसे मुद्दों पर राजनीति बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बल्कि सभी संगठनों को, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, सबको एकजुट होकर इस जो मुसीबत का सामना करना चाहिए। क्योंकि अगर हम यहाँ पर बात करें कि जिन लोगों पर, जो वहाँ के स्थानीय हैं, जिनके जो इस आपदा में अगर हम बात करें किसी का बेटा और किसी का पति जो इनसे छिन गया, अगर हम उनकी बात करें तो क्या उन पर बीत रही होगी, इनका अंदाजा भी हम यहाँ पर नहीं लगा सकते। तो लगातार अगर हम यहाँ पर कहें तो इस पर कहीं ना कहीं राजनीति को एक तरफ रखकर हमें एकजुट होकर इस मुसीबत का सामना करना चाहिए। और जो जिनके परिवार वाले वहां पर फंसे हुए हैं, उनका मनोबल कहीं ना कहीं बढ़ाना चाहिए। क्योंकि लगातार जैसे कि तमाम सेना बल वहां पर रेस्क्यू अभियान चला रही है। और खुद यहाँ पर अभी बात करें, उत्तराखंड डीजीपी अशोक कुमार ने हाल ही में एक ये आदेश दिया है कि जब तक आखिरी जो लोग हैं, लोगों को नहीं निकाला जाता, तब तक जो है रेस्क्यू अभियान वहां पर चलाया जाएगा। तो ये कह सकते हैं, लगातार मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ कि जैसे कि जब तक कि आखिरी व्यक्ति तक की खोज नहीं होती तब तक रेस्क्यू अभियान वहां पर चलाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर यह बात कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इस पर राजनीति को एक तरफ रखकर एकजुट होकर इस मुसीबत का सामना करना चाहिए। जी विशाल, बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अशोक आपका। तो खबर आपको देहरादून से बता रहे थे, जहां देहरादून में त्रिवेंद्र सिंह रावत कैबिनेट की बैठक लेंगे शाम 4 बजे और 1 दर्जन से 4 बजे वो कैबिनेट बैठक करेंगे और उनमें कई प्रस्तावों में मोहर लग सकती है। उनमें महिला विकास, बाल विकास मंत्रालय है, तो तमाम विभाग हैं जिनके बारे में वो समीक्षा करेंगे और बाद में उन घोषणाओं पर भी समीक्षा चल रही है सचिवालय में। फिलहाल यहाँ वक्त छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश की धरती आदिकाल से ही आध्यात्म, संस्कृति और शौर्य से संपन्न रही है। तो इसी भूमि के रणबांकुरों ने बाहरी आक्रांताओं से लेकर साम्राज्यवादियों को मुंह की खाने को विवश किया। महान संत बालार्क ऋषि के शिष्य महाराजा सुहेल देव ने अपने शौर्य और पराक्रम के साथ विदेशी आक्रांता सैयद सालार मसूद गाजी का उसकी सेना सहित संहार किया।
उत्तर प्रदेश की पुण्य भूमि पर लिखे जाने वाले गौरवशाली इतिहास में महाराजा सुहेल देव के पराक्रम और शौर्य की गाथा दिग दिगंतर तक भारतीय जनमानस को प्रेरित करती रहेगी। बहराइच में महाराजा सुहेल देव की जयंती के उपलक्ष्य में महाराजा सुहेल देव स्मारक एवं चित्तौरा झील की विकास योजना का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल एवं मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की गरिमामयी उपस्थिति में किया गया। आइए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के साथ एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लक्ष्य से अपने सपनों, आकांक्षाओं और प्रयासों को जोड़ें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उच्च हिमालयी क्षेत्र के पिछले 4 दिनों से लगातार हिमपात हो रहा है। मंगलवार को भी पंचाचूली और नागिनधुरा में दिन भर हिमपात होता रहा। चिपला की पहाड़ी पर भी सुबह भर से लगभग नजर आई। हालांकि मुनस्यारी सहित अन्य निचले इलाकों में मौसम सामान्य रहे। वहीं उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हिमपात के कारण चीनी सीमाओं के लिए बनाई जा रही मुनस्यारी मिलम सड़क पर काम अभी रुका हुआ है, लेकिन मौसम अनुकूल होने पर बीआरओ लसपा कैंप तक हेलीकॉप्टर से निर्माण सामग्री और खदान पहुंचाया जा रहा है। खबर ऋषिकेश एम्स से है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद निवासी किशोरी के दिल में जन्म से छेद था, जिसका उसका शरीर नीला पड़ जाता था। मुरादाबाद के आसपास उच्च चिकित्सा सुविधा अभाव होने के कारण उसके माता पिता उसका उपचार नहीं करा पा रहे थे। किशोरी परिजनों ने उसे एम्स ऋषिकेश लाए। एम्स में सिटी स्कैन से पता चला किशोरी को DORV-PS नामक हृदय की बीमारी है। उसके शरीर में कुछ ऐसी नसें भी थीं जिन्हें ऑपरेशन से पहले एंजियोग्राफी से बंद करना था। संस्थान में हृदय रोग विभाग अध्यक्ष भानु दुग्गल और डॉक्टर यश श्रीवास्तव ने एंजियोग्राफी के माध्यम से किशोरी नसों में छल्ला डाला, जिससे के बाद CTVS विभाग के पॉडियाट्रिक कार्डिक सर्जन डॉक्टर अनीश गुप्ता ने उसकी जटिल सर्जरी सफलतापूर्वक अंजाम दी। प्रदेश में लागू हुई केंद्र सरकार की रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स योजना। अब 7 शहरों में सस्ती दरों पर किराए के मकान मिलेंगे। किरायों को लेकर निकाय अंतिम फैसला लेंगे। इसके लिए हेलो और उत्तराखंड के 7 शहरों में चयन किया गया है। खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर देहरादून की रहने वाली पीड़िता ने राज्य महिला आयोग को लिखे पत्र में कहा है कि 13 वर्ष पूर्व उनका विवाह हिंदू रीति रिवाज से एक बंगाली मूल के व्यक्ति से हुआ था।
खबर खटीमा के उधम सिंह नगर जिले के सीमांत तहसील प्रशासन खटीमा द्वारा बैंक कर्ज की है, जहां 30 बड़े बकायेदारों पर बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। लगभग 2.5 करोड़ की बैंक कर्ज की वसूली को लेकर जहां तहसील प्रशासन लंबे समय से कवायद कर रहा था, लेकिन विभिन्न बैंक कर्ज बकायेदार लंबे समय से प्रशासन को बैंक कर्ज चुकाने को लेकर चकमा दे रहे हैं, जिस पर अब खटीमा उप जिलाधिकारी निर्मला बिष्ट ने सभी बैंक कर्ज के बकायेदारों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। एसडीएम के अनुसार खटीमा क्षेत्र 30 बड़े बकायेदारों पर बैंक कर्ज न चुकाने के चलते उनकी चल अचल संपत्ति कुर्क करने उनकी नीलामी की तैयारी प्रशासन द्वारा की जा रही है। जहां कई बार इन बकायेदारों पर दबिश देने के बाद भी यहां प्रशासन पकड़ में नहीं आ पा रहे हैं, वहीं अब प्रशासन आने वाली 19 फरवरी को खटीमा तहसील क्षेत्र के 30 बड़े बकायेदारों पर चल रही अचल संपत्ति की नीलामी करने जा रहा है। देखिए, वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है और लास्ट के भी हमारे पास 1.5 महीना लगभग वित्तीय वर्ष समाप्त होने बचा हुआ है। तो जितने भी हमारे बड़े बकायेदार हैं सभी के विरुद्ध उत्पीड़नात्मक कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं वसूली को लेकर, और नीलामी में कुर्क की नीलामी इत्यादि कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं। और लगभग सभी 5 लाख से अधिक के जितने भी हमारे बकायेदार हैं सभी की भूमि नीलामी में लगी हुई है। लगातार हमारे पास जो भी जितने बड़े बकायेदार हैं उनकी सूची भी तहसील के हमारे उसमें चस्पा की गई है, जिनके नाम इसमें लिखे गए हैं उनके बकाये धनराशि के साथ। और तहसीलदार और हमारे राजस्व की जो हमारी टीम है, वसूली की टीम, सभी वसूली में लगी हुई है। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।